हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग भाई रिवीजन के सीरीज में अपने नेक्स्ट चैप्टर में आ चुके हैं। अब तक हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिवीजन किया। उसके बाद हमने रिवीजन किया डिप्रिशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, जो कि आपके एग्जाम में हर साल आता है। और बिल ऑफ एक्सचेंज भी हर साल आता है। इन्वेंट्री भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है और मोस्टली हर बार ही आता है। ठीक है ना। तो ये आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके क्या है, 5 स्टार देकर चल सकते हो इनमें। मतलब कि 5 स्टार का मतलब ये है कि ये तो आएंगे ही आएंगे और ये बहुत आसान है। ठीक है ना बेटा। भाई इन्वेंट्री से आपको 5 नंबर का आ जाएगा, डेप्रिसिएशन से 10 नंबर का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से 10 नंबर का, फिर इसके बाद आपका रेक्टिफिकेशन एंड एरर से 10 नंबर का आएगा। और आपका एक बैंक रिकंसिलिएशन एंड स्टेटमेंट है, वो भी 10 नंबर का। तो इस तरीके से आपका सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। ठीक है ना। तो बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी करा रखा है। और वो कंसेप्ट ऐसा हमने कंसेप्ट बताया है जिसको आप एक बार सीख लोगे तो कोई भी कैसा भी क्या हो, आपका भाई क्वेश्चन वो आप कर लोगे। ठीक है ना। तो बीआरएस की 3 लेक्चर पड़ी हुई है। रिवीजन में वो 3 लेक्चर आपको देख लेना, कंप्लीट हो जाएगा। उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना। बस ये 3 लेक्चर आपके एग्जाम में 10 नंबर आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है ना। चलो, तो अब हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 5 से 8 नंबर का वेटेज रखता है, इन्वेंट्री, और बहुत ही आसान है। चलो, ठीक है। देखो, इन्वेंट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये समझो, इन्वेंट्री आपका क्या होता है, स्टॉक होता है। क्या होता है, स्टॉक होता है। स्टॉक आपके कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है ना। देखो ध्यान से समझो, इन्वेंट्री या फिर स्टॉक कह सकते हो। यदि आपकी ट्रेडिंग कंपनी है, मतलब आप एज इट इज कपड़ा लाते हो अपने घर पे और उसे एज इट इज उठा करके बेच देते हो कस्टमर को, तो ये आपका ट्रेडिंग कंसर्न है। इसमें आपका जो गुड्स होगा वो आपकी इन्वेंट्री बन जाएगी। ओके। मतलब क्लोजिंग गुड्स, ओपनिंग भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर, इस साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा। चलो, अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो रॉ मटेरियल लगेगा। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस में के रूप में आपका क्या हो सकता है, स्टॉक। फिनिश गुड्स के रूप में आपका क्या हो सकता है, स्टॉक। ठीक है। और क्या हो सकता है, स्टोर एंड स्पेयर एंड पैकिंग मटेरियल। ये सारी की सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको प्रोडक्शन में यूज होती ही है। ठीक है ना। विदाउट इसके आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये भी आपका किस में जाएगा, इन्वेंट्री में। चलो, अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो टेक्निक है, इसमें आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है। तो हिस्टोरिकल में आपके मेथड कौन से हैं, पहले तो दो, इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, और आपका इन्वेंट्री ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल हो सकती है। इंटरचेंजेबल का मतलब क्या होता है बताएंगे। तो आप फीफो, लीफो और वेटेज लगा सकते हो। ठीक है ना। अब आपकी अगर हम इन्वेंट्री पढ़ रहे हैं, इन्वेंट्री, तो आप जानते हो बेटा, इन्वेंट्री आपकी एज पर AS2 जो होती है, कौन इन्वेंट्री को डील करता है, AS2 डील करता है। तो अकॉर्डिंग टू AS2, इन्वेंट्री जो आपकी होगी, जैसे कोई भी है, मान लो आपने रॉ मटेरियल लाके, कोई भी कपड़े का रॉ मटेरियल लाते हो, अपने यहाँ कपड़े बनाते हो फिर बेचते हो। आपने 1000 ऐसे, मतलब रॉ मटेरियल टाइप से कपड़े लाए और इसको आपने क्या किया, प्रोडक्शन में यूज किया, जिसमें आपका 100 अभी कपड़े बच गए यूनिट में। ठीक है ना। तो ये 100 अब ऐसा भी हो सकता है, ये रॉ मटेरियल है बेटा। ठीक है। अब मार्केट की वैल्यू, मतलब इस 100 यूनिट या मीटर जो भी कपड़ा है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, जिस रेट से मार्केट में लाए होगे उसे आप हम क्या बोलेंगे, कास्ट बोलेंगे। अब इसे आप मान लो रॉ मटेरियल मार्केट में बेच दो, मतलब आउटडेटेड हो गया या कुछ भी हो गया,
तो इससे जितना आप क्या कर सकते हो, जितने में सेल कर सकते हो उसे बोलेंगे रियलाइज्ड। तो मतलब क्या है, आप इन्वेंट्री में कितना रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट आर इन्वेंट्री, मतलब कि एनआरवी क्या बोलते हैं, नेट रिलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट आर एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है बेटा, समझ में आया वैल्यूएशन कैसे करते हैं इन्वेंट्री का। AS2 के अकॉर्डिंग कॉस्ट आर एनआरवी विच एवर इज लोअर हो जाएगा। ओके बेटा, समझ में आया होगा। हाँ, तो ये आपका था एज पर AS2 कैसे वैल्यूएशन करना होता है इन्वेंट्री की। मीनिंग हमने बता ही दिया है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस डीलिंग में जो भी आप यूज करते हो उसे हम इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन भी आपका बता दिए, ये आपका AS2 डील करता है। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, आपकी दो प्रकार की इन्वेंट्री होती है। आप जानते हो इन्वेंट्री जो होती है, स्टॉक जो होती है, दो प्रकार की होती है। मतलब कि कैसे, एक ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, एक क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। ठीक है ना। और इसको ये समझो, ओपनिंग स्टॉक आपकी एक्सपेंस नेचर की होती, किस नेचर की, एक्सपेंस नेचर की। और क्लोजिंग स्टॉक इनकम नेचर की होती है। ये याद रखना बेटा, अगर आपकी ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज होती है तो आपकी इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, चलो ये देखो, नीचे दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी ओवर स्टेटेड होती है, इनकम आपकी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक किस नेचर की होती है बेटा, इनकम नेचर की। इनकम अगर बढ़ी तो समझो मतलब क्लोजिंग स्टॉक जब इनकम नेचर की होती है तो इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ओपनिंग स्टॉक ओवर स्टेट हो रही है, मतलब कि खर्चे आपके बढ़ रहे हैं तो इनकम आपकी कम हो जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है तो आपकी इनकम कम हो जाएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी कम हो रही, मतलब इनकम आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि खर्चे कम हुए तो इनकम बढ़ जाती है। बिल्कुल सिंपल, समझ में आया होगा बेटा। चलो देखो, आप अपनी असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेंट्री करंट एसेट के अंदर जाता है। ठीक है, तो इसे आप कहाँ असर्टेन करोगे, करंट एसेट में असर्टेन करोगे। लिक्विडिटी एनालिसिस, करंट रेशियो निकाला जाता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी आपकी वर्किंग कैपिटल आता है, करंट रेशियो बोलते हैं। ठीक है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी आपकी करंट रेशियो निकल के आ जाता है। ये सब आपको फाइनेंस किसमें, FM में पढ़ाया जाएगा, CA इंटर। CA इंटर का ग्रुप 2 है, उसमें आपका एक क्या है, सब्जेक्ट है FM। FM में आपको चैप्टर नंबर 4 है, 3 है, 3 में आपको इन्वेंट्री का ये सॉरी रेशियो एनालिसिस पढ़ाया जाएगा, उसमें ये सारा सब कुछ मिल जाएगा आपको। 12th में भी आपने पढ़ा होगा। चलो, फिर ये कह रहा है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कहाँ पे क्या इसे डिस्क्लोज किया जाएगा, कैसे वैल्यूएशन किया जाएगा, हमने सब कुछ पढ़ा रखा है। चलो, फिर क्या है, बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, हमने बताया कॉस्ट आर एनआरबी एज पर AS2। ठीक है, चलो ये हो गया। ये डिफरेंस याद कर लेना बेटा, पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, आपका डिफरेंस एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल चैप्टर तो इतने ज्यादा है। अब भाई आपके 10-15 नंबर की थ्योरी आती है, तो यही कहीं से भाई ऐसे ही टॉपिक उठाएगा। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे आपका इन्वेंट्री को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपका क्वेश्चन 1 दे रखा है, आपकी एक कॉस्ट दे रखी है, एक एनआरवी दे रखी है। हमने बताया था बेटा, कॉस्ट और एनआरवी को आप क्या करोगे भाई, इन दोनों में से लोअर लोगे, जो आपकी क्या आएगी, वैल्यूएशन। तो ये आपकी कॉस्ट दे रखी है, ये आपकी एनआरवी, दोनों में से लोअर क्या है, 38 आ जाएगा।
29 दोनों इक्वल है, 29 ले लो। 17 एंड 14 में 14 ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है ना, इन सबको ऐड कर दोगे तो आपकी एनआरबी आ जाएगी। ये देखो, इनको ऐड कर दो ये। ठीक, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी। फीफो मेथड में क्या होता है बेटा? फीफो मेथड में सिंपल सी बात होती है भाई आपका। चलो इसमें आप ये याद रखो, फीफो मेथड में कुछ चीजें आपके इंपॉर्टेंट है, वो समझो। This method is based on the assumption that costs should be charged to revenue in order to which they are incurred. That is to is assumed that the issue of goods is usually from the earliest lot। मतलब लीफो का मतलब होता है जो अर्लीस्ट लॉट होगा उसे पहले हम लोग इशू करेंगे। द इन्वेंट्री ऑफ गुड्स आर हैंड देयरफॉर consist of the latest consignment। The closing inventory is valued at a place paid for such consignment। FIFO formula assumes that the items of inventory which were purchased are produced first, are consumed, are sold first। ठीक है, consequently items remaining the inventory at the end of the period are those most recently purchased बचेगा। भाई अब देखो बेटा, आपने एक एक तारीख को परचेज किया, एक दो, एक तीन, एक चार। अब भाई फीफो में क्या होता है, जो पहले परचेज करोगे उसे पहले इशू करोगे, उसे पहले सेल करोगे। ठीक है ना? ओके, तो एक तारीख को आपने जो परचेज किया है उस एक तारीख को क्या करोगे आप? पहले, मतलब फर्स्ट डेट को जो आपने परचेज किया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूज करने के लिए, पहले इस डेट की लॉट को ले जाओगे। सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट सेकेंड डेट को जो आपने परचेज किया है उसे ले जाओगे यूज करने के लिए। फिर थर्ड डेट में, इससे आपका अगर क्लोजिंग स्टॉक बचता है तो वो आपका करंट ईयर के, मतलब कि जितना प्राइस अभी चल रहा है रिसेंटली परचेज के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है बेटा? तो इन लाइन विद द गुड्स बिजनेस प्रैक्टिस द डिस्पोजिंग गुड्स इन ऑर्डर टू ऑफ their acquisition, especially in the case of perishable goods and items which frequent technological changes, it must kept in mind that the assumption of cost flow of goods flow need not to true as a physical the fact that is not necessary goods are physically also sold are issued in the chronological order of the purchase of the production। It relates only in the method of the accounting and not to the actual physical movement of goods। ओके बेटा, एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होता, बट इसे आप क्या कर सकते हो, पढ़ते हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपने सुना अभी? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है डेट वाइज, जैसे फर्स्ट डेट को आया फर्स्ट डेट को सेल हो जाएगा, सेकंड डेट को आया सेकंड डेट वाली पहले सेल करेंगे। फिर ऐसे आपका क्या होता है, रिसेंट परचेज प्राइस में आपका मतलब आउटडेटेड प्रोडक्ट नहीं बच जाता आपके क्या, फैक्ट्री में या फिर बिजनेस के अंदर। ठीक है ना? चलो, अब आगे क्या दे रखा है इसमें? इलिस्ट्रेशन नंबर 2 दे रखा है, जो कि आपका क्वांटिटी दे रखा है, डेट दे रखा है और रेट दे रखा है। ठीक है ना? ये 4 दिसंबर को, ये 10 दिसंबर को, 11, 9, 19, 28। अब आपको पता है बेटा क्या करना है, इसमें कह रहा है 1600 पर इशू ड्यूरिंग द मंथ दिसंबर टिल 18 दिसंबर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसमें कुछ नहीं बताया, तो अब आप क्या करोगे, 1600 क्या करोगे, 900 इससे, 9 4 13, तो इससे हो गया, और आपको 13 300, ये आपकी क्लोजिंग बच जाएगा। ठीक है, 200 और 800, एक 60 के रेट से है, एक 47 के रेट से है। फीफो मेथड लगाया गया है। ओके, ठीक है, बताओ। ये देखो, सेम टू सेम, 847, 200, 847, 260, तो ये आ जाएगा इसकी क्लोजिंग वैल्यू। ये फीफो मेथड है। ठीक है बेटा?
अब आपका लीफो मेथड में क्या आएगा? लीफो में क्या होता है, जो लास्ट में क्वांटिटी आती है वो आपकी पहले जाती है। ठीक है ना, जैसे एज पर एबव एग्जांपल दे रखा है, पहले हम लोग किसको सेल करेंगे बेटा? लीफो में पहले 800 सेल करेंगे, फिर 200 सेल करेंगे, फिर 300 सेल करेंगे, फिर हम कितना सेल करेंगे? 300 के बाद आपका पहले 800 किए, कितना बचा? 200 किए, 1000 हो गया, फिर 300 किए, आपका 1300 हो गया। चलो, 16 से यूनिट इशू करना था, तो 1400, 400 में से 300 और माइनस कर लोगे, 300 इसमें ऐड कर दोगे तो 1600 आ जाएगा। मतलब आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बचेगी उसका वैल्यूएशन करें तो 900 मल्टीप्लाई 50 और 100 मल्टीप्लाई 55 हो, ये आएगा। ओके बेटा, चलो देख लो, ये देखो 800। अरे ये तो वही है, चलो पहला था। अब ये दे रखा है ये। अच्छा, डेट आप इशू ऐसे बता रखा है, तो इसे अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 5 दिसंबर को 500 यूनिट इशू हुआ, 20 दिसंबर को 600, और 29 दिसंबर को फिर 500 हुआ। ठीक है, तो अब इसे हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे, जो कि फॉर्मेट क्या होता है बेटा? आपका इसमें रिसिप्ट होता है, मतलब इसमें आपका रिसिप्ट होता है, और इसमें आपका इशू होता है, और इसमें आपका बैलेंस होता है। ठीक है, रिसिप्ट आपका पहले जिस डेट को आया होगा उस डेट का अमाउंट लिख दो। ठीक है, ये देखो। हाँ, 4 दिसंबर 900 रिसिप्ट है। तो इसमें तीन तीन और बनाओगे, क्या क्या बनाओगे भाई? आपको क्वांटिटी, रेट, फिर वैल्यू, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू। क्वांटिटी कितनी है? 900। रेट कितना है? 50। वैल्यू कितना आएगा? 900 मल्टीप्लाई 50, 45,000। कितना आ गया वैल्यू? 45,000, ये आ गया। चलो, अब आपने इशू कितना किया और किस डेट को किया? मतलब आपने 500 यूनिट 5 दिसंबर को इशू किया, ये देखो। अब आगे 5 दिसंबर से मतलब इशू करोगे, इधर आपका नील हो जाएगा, डेट इधर लिख लेना बेटा। ठीक है, 5 दिसंबर, ये आपकी 4 दिसंबर था, ऊपर दिसंबर डाल देना। ठीक, चलो, तो अब इसमें इशू तो किया, वो रिसिप्ट हुआ नहीं, इशू किया गया है। कितने यूनिट इशू किया गया है? कितना बेटा? ये देखो दे रखा है 500 यूनिट। ओके, अब इस पे रेट कितना लगाओगे बेटा इशू करने के लिए? भाई बैलेंस आपका है कितना? 900 मल्टीप्लाई 5, 45,000, ये बैलेंस है। अब आपने इशू करने का आ गया 500, तो 50 के रेट से आ जाएगा 25,000। ओके, चलो, समझ में आया? आगे इशू करने के लिए कुछ दे रखा है। हाँ, 20 को आपका 600 यूनिट। ठीक है, चलो ये देखो, आप देख सकते हो आपने क्या किया। पहले 4 दिसंबर को 900 यूनिट परचेज किया, रेट लगाया, तो 45,000 आ गया, इशू कुछ नहीं हुआ है। तो बैलेंस में आपका कितना आ जाएगा? 950 रेट से 45,000। फिर आपने 50 यूनिट, 500 यूनिट इशू किया है 50 के रेट से, 25,000। कितना बैलेंस बचेगा? 900 यूनिट में 500 यूनिट सेल हो गया, 400 यूनिट 50 के रेट से 20,000 बचेगा। सिंपल सी बात है। फिर आपने क्या किया? 20 दिसंबर को इशू किया, उसके पहले परचेज किए हो गए।
10 को परचेज, 11 को परचेज, 19 को परचेज। 10 तारीख को 400 यूनिट 55 के रेट से। ठीक है। 10, 11, 300, 19, 200। तो सारे के सारे परचेज आप कर लोगे पहले। ये देखो, 10 तारीख को आपने परचेज किया 400 यूनिट, इतना रेट इतना वैल्यू। फिर 400 पहले थी, 400 अभी, कितना आ गया टोटल 800, रेट अलग रहेगा बेटा। ठीक है। फिर आपने 11 को 300 परचेज किया, ये लिख दिया, इशू कुछ नहीं हुआ। पहले 400, दूसरे बार का 400, तीसरे बार का 300 लिख दोगे बैलेंस में। फिर आपने 19 को 260 और 1200, मतलब 12,000 आ जाएगा। तो फिर 200 यूनिट और आपका क्या आ गया, 19 को आ गया, ये दो। अब आप इशू करोगे 20 को। ठीक है, कितना इशू करना था बेटा, 29 को इशू करना था 500। ठीक है, लीफो मेथड में। लीफो मेथड का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा 200 यूनिट। फिर आया 300 यूनिट, वो जाएगा। ठीक है, 3, 2, 5, 600 जाना चाहिए। फिर इससे 100 यूनिट, 600 यूनिट चला जाएगा। ठीक है। चलो, तो अब देखो बेटा, आपका क्लोजिंग कितना बचा, ये वाला बचा 400 यूनिट बचा 50 के रेट से। इसमें आपका 300 यूनिट बचेगा 55 के रेट से। ये और आपके सारे के सारे यूज हो गए हैं प्रोडक्शन में। ओके बेटा। चलो, अब उसके बाद आपने क्या किया होगा, और 29 को फिर से आपने इशू किया है। 28 को इसके पहले 848 में परचेज, 700 में आपने रिसीव किया है। तो ये आ गया। पहले कितना था, 400, 300, फिर 800 आ गया। ठीक है। चलो, ये देखो। ठीक, बाद में आपने 500 यूनिट इशू कर दिया। अब आपका जो लास्ट में 800 आया था उसी में से इशू कर देंगे, क्योंकि लीफो है। क्या बेटा, लीफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक, तो 450 के रेट से, 355 के रेट से, और 347 के रेट से। ठीक है, तो ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। ठीक है, ऐड कर लोगे तो। बोलो बेटा, समझ में आ गया होगा। ये आपका लीफो फीफो मेथड था। ठीक। चलो, अब हम बात करेंगे सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड सिंपल सी बात है, समझो। क्या होता है इसमें, जैसे कि आपने कोई भी चीज परचेज किया है, ठीक है ना, उसे जैसे सिंपल एवरेज निकालते हो उसी तरह आपको निकालना होगा। ठीक है, सिंपल एवरेज। इसमें। चलो, आगे क्या है। सिंपल एवरेज मेथड में क्या होता है, सबको ऐड करना होता है। ठीक है ना। ऐड करने के बाद जैसे 10 जन को, 15 जन को, 1500, 500, 500, इस रेट से। ठीक है, तो ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दोगे, तो आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा भाई, सिंपल एवरेज मेथड। ये 50, 55, 55 सारे रेट को ऐड कर लिया। उसके बाद आपका कितना आ गया, 267 आ गया रेट। 5 साल का 5 से डिवाइड करोगे 53.4 आ गया सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है। अब आप हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेटेज एवरेज मेथड। वेटेज एवरेज मेथड में क्या होता है, ध्यान से सुनो। जैसे कि आपने क्या किया, किसी कंपनी के शेयर परचेज किए, ठीक है ना। शेयर परचेज करते हो, तो आप मान लो एक एक डेट को परचेज किया था 100, आपके 100 शेयर्स कितने के थे, आपका मान लो कि 100 रुपीज के थे। कितना हो जाएगा, 10,000 के शेयर। अब आपने फिर से परचेज किया सिंपल 200 शेयर्स। अब शेयर मार्केट में शेयर प्राइस गिर गया था, मान लो 80 आ गया। तो अब ये कितना बनेगा भाई, 8 मिलेगा तो आपको इतना। लेकिन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना शो करेगा, सिंपल सी बात है। एक सेकेंड, 16,000 हो गया। तो अब ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे शो करेगा, ध्यान से सुनो। 100 मल्टीप्लाई 100, प्लस क्या करोगे, 200
मल्टीप्लाई 80, डिवाइड करोगे, क्या डिवाइड करोगे बेटा, जितने यूनिट्स आपने खरीदा, पहले 100, 200, 300 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी एवरेज प्राइस पता चल जाएगी पर शेयर की। ओके बेटा, तो ये था आपका सिंपल एवरेज वेटेज मेथड। ये वही फीफो लिपो मेथड से सॉल्व कर रखा है। एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस मेथड, ये आपके एग्जाम में आता है बेटा, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक कर लो, ठीक है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में आपका ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब कि इसके पहले के जितने हमने बताया वो बहुत आसान थे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इन्वेंट्री अंडरटेकिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 10 हो गया भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। उसके बाद ये आपका होमवर्क है, इलिस्ट्रेशन नंबर 11 आपको ट्राई करना है होमवर्क में, ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 11, 12 कर लेना, बहुत आसान है, 11 12 कर लेना, बाकी हम करा देंगे। 10 11, चलो, जैसे कि अब आपका 9 दे रखा है, 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका इन्वेंट्री टेकिंग का है। चलो, बहुत आसान है, 18, उसके बाद आपका इन्वेंट्री टेकिंग मेथड में इतने हैं। चलो, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, XYZ Limited are a retail business following information obtained from their records 31 मार्च 2022, गुड्स रिसीव सप्लायर से 15,75,500 है, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस। देखो बेटा, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लोगे, फिर जीएसटी 11% का लोगे। ट्रेड डिस्काउंट इस पे 3% लगा करके माइनस कर दोगे, ये देखो माइनस कर दिया। फिर आप क्या करोगे, जीएसटी ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे, जीएसटी ऐड कर दोगे। ये देखो बेटा, आपका 11% जीएसटी किस पे ऐड होगा, जब आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, जितनी वैल्यू आएगी 15,28,235, ठीक है, 15,28,235 पे आप 11% क्या लगाओगे, टैक्स लगाओगे, मतलब जीएसटी लगा दोगे। ये ऐड कर दिए, इतना आ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका क्या दे रखा है, आपका दे रखा है पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस इतना, बिल्कुल कर लेंगे इसको ऐड, क्योंकि ये किसका किससे रिलेट कर रहा है, ऐड करो इसे, ठीक है ना। तो ये आपकी टोटल क्या आ गई है, कॉस्ट आ गई है, ठीक है ना। चलो, ये देखो, परचेज कॉस्ट आ गई है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कॉस्ट आ गई। अब आपने क्या किया है, ड्यूरिंग द ईयर 22,45,500 का सेल कर दिया है। सेल प्राइस ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,35,000 है। आराम से आप क्या निकालोगे, इन्वेंट्री निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बेटा, सबसे पहले आपको सेल दे रखा है, सेल 22,45,000 है, इसमें से आपको कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस कर देना है, कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस कर दो। ये देखो, इन्वेंट्री, अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड करके कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस करोगे, ठीक है ना। चलो, देखो, कॉस्ट ऑफ परचेज जितना आया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दो, मतलब ऐड कर दो, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ परचेज कितना आया है, ये 17,83,881 माइनस कर दो, आ जाएगा आपका क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है, देखो, ये देखो, इतना माइनस करोगे ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट आपको आता है ना, ये क्वेश्चन आ जाएगा बेटा। ओपनिंग स्टॉक होता है, बाई सेल होता है, ठीक है ना, इधर परचेज हो जाता है और इधर बाई क्लोजिंग स्टॉक, तो सेल एंड परचेज को ऐड कर दोगे तो आपको निकालना क्या है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक में आप क्या ऐड करोगे, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस कर दोगे, ठीक है, मतलब कि सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक आपका जो दे रखा है
इसमें से माइनस कर दोगे कॉस्ट ऑफ परचेज और ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देना, आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी। ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पहले ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल मल्टीप्लाई 100, ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा। फिर इन्वेंट्री से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री एज पर कॉस्ट आ जाएगी। चलो समझ में आया बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, 5 नंबर का आता है।